नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 21 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के इंग्लिश पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पूछे गए प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए पैराग्राफ पर बेस्ड पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले आप इसके प्रश्नों पर एक बार नजर डाल लीजिए, ताकि जब आप पैराग्राफ को पढ़ रहेंगे तो तुरंत इसका उत्तर क्लिक करेगा। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द ऑथर सोशलाइजेशन मीन्स, यानी कि लेखक के अनुसार समाजीकरण का मतलब क्या है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, द चाइल्ड लर्न्स हिज फर्स्ट लेसन इज इन सोशलाइजेशन, यानी कि बच्चा जो है वो समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ पर और किससे सीखता है। ठीक है। उसके बाद से अगला प्रश्न पूछा गया था, एन इंडिविजुअल हु इज नॉट सोशलाइज्ड, यानी कि एक व्यक्ति विशेष जो कि सोशलाइज्ड नहीं है, सभ्य नहीं है, वो कौन सा हो सकता है दिए गए ऑप्शंस में से। अगला प्रश्न पूछा गया था, Which one of the following does not have a great impact on the socialization of child, यानी कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा एक तरीके से है जो कि बच्चे के सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण में विशेष तौर पर प्रभाव नहीं डालता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों को पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड कॉम्प्लेक्स यूज्ड इन द पैराग्राफ 4, यानी कि पैरा 4 में एक वर्ड दिया गया है कॉम्प्लेक्स, उससे मिलता जुलता, यानी कि उसका पर्यायवाची क्या हो सकता है कॉम्प्लेक्स शब्द का। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ग्रेजुअली यूज्ड इन पैरा 1 पैसेज, यानी कि पैराग्राफ 1 में जो ग्रेजुअली शब्द यूज किया गया है इसका अपोजिट विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। और इस पैराग्राफ पर आधारित अंतिम प्रश्न पूछा गया था, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि जो दिए गए सेंटेंस में अंडरलाइन किया हुआ शब्द है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आपसे पूछा गया था। देखिए, पहले हमने प्रश्नों को पढ़ लिया, इसका एक फायदा ये हुआ, हमें ये पता चल गया कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया है, तो ये पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत कठिन है। यहाँ पर क्वाइट का मतलब बहुत हो गया या फिर काफ़ी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, बहुत जो है या फिर काफ़ी जो है, जो क्वाइट है वो किसकी विशेषता बता रहा है, कॉम्प्लेक्स की, यानी क्या चीज़ कितना कठिन है, तो बहुत कठिन है। कॉम्प्लेक्स मीन्स कठिन, और कॉम्प्लेक्स की विशेषता क्वाइट बता रहा है, यानी कितना कठिन है, तो आप कहते हैं बहुत कठिन है या फिर काफ़ी कठिन है। तो क्वाइट विशेषता बताता है कॉम्प्लेक्स की। अब देखिए, जो कॉम्प्लेक्स है, क्या चीज़ कठिन है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया कठिन है। क्या कठिन है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया कठिन है, यानी कि कॉम्प्लेक्स किसकी विशेषता बता रहा है, सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण नाउन हो गया, ध्यान से समझिएगा, समाजीकरण क्या हो गया, नाउन हो गया। और जो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब सोशलाइजेशन जो कि नाउन था उसकी विशेषता कॉम्प्लेक्स बता रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो है वो एडजेक्टिव हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब ऐसे शब्द जो एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं उसे एडवर्ब बोला जाता है। अब कॉम्प्लेक्स जो कि एडजेक्टिव था उसकी विशेषता क्वाइट बता रहा है, इस वजह से जो क्वाइट होगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि बाकी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पर एक नज़र डालना आवश्यक है। आप देख पा रहे होंगे पैराग्राफ, यहाँ पर पहला पैरा दिया गया, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द इंडिविजुअल लर्न्स टू बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति विशेष, एक इंडिविजुअल, समाज में स्वीकृति पाने और रहने के लिए सीखता है। ठीक है। एट बर्थ ऑफ द न्यूनेट इज नाइदर सोशल और नॉन सोशल, यानी कि जन्म के समय एक नवजात शिशु, न्यूनेट मतलब नवजात शिशु, इज नाइदर, ना तो वो सामाजिक है और ना ही असामाजिक है। बिकॉज ऑफ हिज हेल्पलेसनेस एट बर्थ ही हैज टू डिपेंड ऑन अदर सोशल बींग्स फॉर हिज केयर एंड वेलफेयर, यानी कि क्योंकि जन्म के समय वह बिल्कुल असहाय होता है और अपने केयर के लिए और वेलफेयर के लिए वो दूसरे पर डिपेंड रहता है। आगे पढ़िए, एज ही ग्रोज अ सोशल इन्वायरमेंट, यानी कि जैसा कि वह सोशल इन्वायरमेंट, एक सामाजिक वातावरण में वृद्धि और विकास कर रहा है,
एंड इज अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, और एक समाज के संदर्भ में ही डेवलप्स वेरियस टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स, यानी कि वह बहुत सारे, डेवलप्स मीन्स विकसित करना, बहुत सारे बिहेवियर यानी व्यवहार को विकसित करता है, विच आर कॉल्ड सोशल एंड ग्रेजुअली, विच आर कॉल्ड सोशल जो कि समाज कहा जाता है, एंड ग्रेजुअली, ठीक है, यानी कि ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, तो धीरे धीरे वह एक सोशल एनिमल यानी सामाजिक प्राणी बन जाता है। तो यहां पर पहला पैरा हो गया। अब दूसरा पैरा एक बार जल्दी से देख लेते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ बेबी विथ हिज एनवायरमेंट एंड पर्टिकुलरली विथ हिज मदर हेल्प्स हिम इन द एबव प्रोसेस, यानी कि इंटरेक्शन मीन अंतःक्रिया, वातावरण से, बच्चे का वातावरण से अंतःक्रिया और विशेष करके उसकी मदर से अंतःक्रिया बच्चे को समाजीकरण में मदद करती है। आगे पढ़िए। 10 लर्निंग टू अडॉप्ट अ सोशल नॉर्म्स, लर्निंग टू अडॉप्ट टू सोशल नॉर्म्स वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको। यहाँ पर ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, आगे हम लोग प्रश्न में देखेंगे, ठीक है। एनी वन हु डज नॉट एक्सेप्ट एंड फॉलो द do's and don'ts, rules, regulations, values and norms of society is not called a socialized individual। यहां पर देखिए इस पैराग्राफ में 2 प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका है। अब चलिए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर आपको मिला है आप देखिएंगे खुद। देखिए पहला यहां पर जो प्रश्न पूछा गया था मैं आपको दिखाता हूं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर सोशलाइजेशन मीन्स, यानी कि लेखक के अनुसार समाजीकरण क्या है, तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4, एक्सेप्टिंग द फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, यानी कि एक्सेप्टिंग एंड फॉलोइंग, यानी कि जो सोशल नॉर्म्स है, समाज के नियम हैं और मूल्य हैं, उनको स्वीकार करना और उनको फॉलो करना ही सोशलाइजेशन है लेखक के अनुसार। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूछा गया है द चाइल्ड लर्न्स हिज फर्स्ट लेसन इन सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण का पहला पाठ बच्चा किससे सीखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें मेंशन किया गया था कि इन्वायरमेंट, वातावरण और विशेषकर अपनी माता से इंटरेक्शन करके वो समाजीकरण का पहला पाठ सीखता है। तो आप स्क्रीन में देखिए यहाँ पर दिया गया स्कूल मेट एंड टीचर, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए व्हेन ही इज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड, ये भी गलत है। तीसरा देखिए फ्रॉम हिज मदर एंड फैमिली इन्वायरमेंट, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 अपनी मदर से और अपने परिवार के वातावरण से वो सीखता है समाजीकरण का पहला पाठ। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद से अगला प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एन इंडिविजुअल हु इज नॉट सोशलाइज्ड, यानी कि एक व्यक्ति जो कि सोशलाइज्ड नहीं है। पैराग्राफ में आपने देखा था कि जो समाज के नियम को नहीं मानता है, नहीं स्वीकार करता और उसको फॉलो नहीं करता है, वो सोशलाइज्ड नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 डज नॉट फॉलो द डूज एंड डोंट्स ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन नंबर 4 ऐसा व्यक्ति जो कि समाज के जो कायदे कानून है, यानी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है, जो कि समाज के मूल हैं, समाज के एक तरीके से कहा जाए कि कायदे कानून बनाए गए हैं, अगर उनको फॉलो नहीं कर रहा है तो वो सोशलाइज्ड नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड टेक्स प्लेस थ्रू एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड अदर इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, समाजीकरण, बच्चे का समाजीकरण, टेक्स प्लेस थ्रू एक्शन, यानी कि क्रिया, एंड रिएक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड अदर इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज के अन्य लोग और बच्चे के बीच क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से उसका समाजीकरण विकसित होता है। द चाइल्ड बिगिंस इंटरेक्शन फर्स्ट विथ हिज मदर, यानी कि बच्चा पहली बार अपनी माता से इंटरेक्शन करना शुरू करता है। देन विथ हिज फादर एंड सब्सिक्वेंटली विथ अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी उसके बाद से माता के बाद से अपने पिता से और उसके बाद से परिवार के अन्य सदस्यों से वो इंटरेक्शन करना धीरे धीरे सीखता है। आगे पढ़िए। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया वो बहुत कठिन है। इट इन्वॉल्व्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसेस एज it involves multiplicity of social norms. It involves the various roles which the individual has to play in order to fulfill the expectation of the society, यानी कि it involves यह अपने अंदर समाहित किया हुआ है various role, मतलब बहुत सारी क्रियाओं को जो कि एक व्यक्ति विशेष को, एक इंडिविजुअल को प्ले करना होता है समाज के एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए, यानी कि समाज की आपसे क्या अपेक्षा है इसको फुलफिल करना आपको पड़ता है समाज में रहने के लिए, ठीक है। आगे देखिए। नॉट ओनली द पैटर्नल इन्फ्लुएंस एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एडल्ट्स बट ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ नेबरहुड इज
ऑफ ट्रिमेंडस वैल्यू इन द सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, यानी कि ये कहा जा रहा है, आप ध्यान से देखिए, नॉट ओनली द पैटर्नल इन्फ्लुएंसेज, यानी ना केवल माता पिता का ही नहीं, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एडल्ट्स, यानी कि दूसरे जो एडल्ट युवा हैं या फिर जो एक 18 वर्ष से ज़्यादा आयु पूर्ण कर चुके हैं, बट ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ नेबरहुड ऑफ द ट्रिमेंडस वैल्यू इन द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, यानी कि जो नेबरहुड है, जो आपके पड़ोसी हैं, उनका भी आपके समाजीकरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आगे देखिए, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन वेरियस वैल्यूज, नॉर्म्स एंड मोर ऑफ द सोसाइटी बिकम पार्ट ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनालिटी एंड पर्सनल वैल्यूज, यानी कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण प्रक्रिया के दौरान वेरियस वैल्यूज, बहुत सारे मूल्य, नियम, एंड मोर द सोसाइटी बिकम पार्ट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनालिटी, यानी कि बच्चे के व्यक्तित्व के बहुत सारे वैल्यूज और नियम और पर्सनल वैल्यूज उसको समाज से मिलते हैं। व्हेन ही एक्सेप्ट दीज विलिंगली रादर देन एज ए मैटर ऑफ कंपल्सन ही सेड टू बी सिविलाइज्ड, जब वह इसको स्वेच्छा से, विलिंगली मतलब कि खुद की इच्छा से स्वीकार करता है, तब वह एक सोशलाइज्ड पर्सन कहलाता है, यानी कि एक सभ्य व्यक्ति कहलाता है। ये हो गया पूरा पैराग्राफ। अब चलिए जो प्रश्न छूटे हुए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला प्रश्न हम लोग को अटेम्प्ट करना है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 124 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पर पेरेंट्स भी कर रहे थे, रिलीजन नहीं कर रहा था, रिलीजन का कहीं चर्चा नहीं किया गया, धर्म का कहीं भी चर्चा नहीं किया गया पैराग्राफ में, नेबरहुड भी कर रहे थे और स्कूल भी कर रहा था। तो यहाँ पर देख लीजिए जो व्यक्ति का धर्म होता है, यहाँ पर देख लीजिए नॉट पूछा गया था, तो पैराग्राफ में इसी की चर्चा नहीं की गई है, तो रिलीजन ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर पहला स्टेटमेंट दिया गया है, अ सोशलाइज्ड इंडिविजुअल इज एन एसेट ऑफ सोसाइटी, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सोशल नॉर्म्स, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 ए एंड बी बोथ आर ट्रू, ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द मीनिंग द वर्ड कॉम्प्लेक्स यूज्ड इन द पैरा 4। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल दिया गया, ठीक है, और इससे मिलता जुलता आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इससे मिलता जुलता कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ग्रेजुअली यूज्ड इन द पैरा 1 ऑफ द पैसेज। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है, और इसका अपोजिट यानी विलोम पूछा गया है, तो धीरे धीरे का अपोजिट रैपिडली हो जाएगा, यानी कि अचानक से या फिर बहुत तेजी से, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129 से 135 तक एक और पैराग्राफ पर बेस्ड पूछा गया था, तो चलिए इसके भी प्रश्नों को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर पेरेंटिंग इज चैलेंजिंग बिकॉज, यानी कि लेखक के अनुसार पेरेंटिंग यानी कि माता पिता होना बहुत ही मुश्किल काम है, चैलेंजिंग काम है, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों मुश्किल है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन रेजिंग एन इंडिपेंडेंट सेल्फ रिस्पेक्टिंग चिल्ड्रन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है, द टर्म अ हेलीकॉप्टर पेरेंट रेफर्स टू ए पेरेंट हु, यानी कि हेलीकॉप्टर पेरेंट किस प्रकार के पेरेंट के लिए रेफर किया जाता है, पैराग्राफ के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स पेरेंट बेस्ट इन ब्रिंगिंग अप अ रियली गुड चिल्ड्रन। और बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड प्रायोरिटीज यूज्ड इन पैराग्राफ 1, यानी कि प्रायोरिटीज के लिए यहाँ पर सिमिलर मीनिंग यानी कि पर्यायवाची क्या शब्द हो सकता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड फर्म, यानी कि फर्म एक यहाँ पर शब्द दिया गया है, इसका विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, यहाँ पर वाक्य दिया गया है, एज योर चाइल्ड विल ग्रो न्यू चैलेंजेज विल एराइज। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में किसमें एरर है ये आपसे पूछा जा रहा है। इस सेंटेंस में अगर आप इसका अर्थ निकालेंगे तो ऐसे अर्थ निकलेगा, एज योर चाइल्ड विल ग्रो न्यू चैलेंजेज विल अराइज,
यहाँ पर अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो ये प्रेजेंट में सेंटेंस बनना चाहिए कि जैसे जैसे आपके बच्चे बढ़ते हैं नई समस्याएं नए चैलेंजेज जन्म लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट में बनने की वजह से यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है विल यूज किया गया है, तो यहाँ पर विल यूज नहीं होना चाहिए था, इस वजह से ऑप्शन बी में ही गलती है। अब देखिए ऑप्शन बी किस में दिया गया है, तो ये विकल्प 4 में दिया गया है। ऑप्शन देखिए विकल्प 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब पैराग्राफ को पढ़ते हैं। वी ऑल वांट टू बी द बेस्ट पेरेंट वी कैन बी फॉर आवर चिल्ड्रन, यानी कि हम अपने बच्चे के लिए सबसे बेहतर सबसे अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं। बट देयर इज ऑफन कन्फ्लिक्टिंग, कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि विरोधाभास समझ लीजिए। बट देयर इज ऑफन मतलब प्रायः कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट यानी विरोधाभास मनमुटाव टाइप का। एडवाइस ऑन हाउ टू रेज अ किड हु इज कॉन्फिडेंट काइंड एंड सक्सेसफुल, यानी कि कई बार इस प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं कि किस प्रकार से बच्चे को कॉन्फिडेंट यानी कि एक तरीके से आत्मविश्वास उसमें भरा हुआ और सक्सेसफुल बनाया जाए। आगे पढ़िए। थ्रू आउट द सर्कस एक्ट ऑफ पेरेंटिंग, पेरेंटिंग का मतलब यहाँ पर माता पिता के सेंस में लिखा गया है। इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन बैलेंसिंग प्रायोरिटीज, यानी कि एक सर्कस में जिस प्रकार से बैलेंस होना जरूरी है उसी प्रकार से माता पिता होना भी एक सर्कस से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपकी प्रायोरिटीज आपकी प्रमुखताओं में बैलेंस होना, ठीक है। जजिंग यानी कि उनको जज करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्विकली फ्लिपिंग बिटवीन द नीड्स ऑफ योर चिल्ड्रन एंड अदर फैमिली मेम्बर्स एंड योर सेल्फ, यानी कि ये जरूरी है कि आपके बच्चे आपके परिवार और आपके खुद के जो यहाँ पर नीड्स हैं जो ज़रूरतें हैं उनमें आप प्रायोरिटी सेट करिए, ठीक है। आगे पढ़िए। मॉडर्न पेरेंट्स हैव द इंटायर इंटरनेट एट देयर डिस्पोजल एंड डोंट फॉलो एनी सिंगल अथॉरिटी, इट इज़ हार्ड टू नो विम और वाट टू ट्रस्ट, मतलब कि ये विश्वास करना कठिन है, किस पर विश्वास करें और क्या सही है इस पर विश्वास करना कठिन होता है। आगे देखिए। रिसर्च टेल अस that to raise a self-reliant child with high self-esteem, it is more effective to be authoritative than authoritarian। अब इसका मतलब ये हुआ कि शोध हमें बताते हैं कि आज का एक आत्मनिर्भर बच्चा उच्च आत्मसम्मान के साथ सत्तावादी होने की तुलना में आधिकारिक होना अधिक प्रभावी है। आगे पढ़िए। यू वांट योर चाइल्ड टू लिसन, मतलब कि आप अपने बच्चे को सुनना चाहते हैं। रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट यू, और आप अपने बच्चे से रिस्पेक्ट और विश्वास चाहते हैं। रादर देन फियर यू, यानी कि वह आपसे डरे नहीं बल्कि आप पर विश्वास करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, ये इसका मतलब हुआ। यू वांट टू बी सपोर्टिव, आप उसके लिए सपोर्टिव होना चाहते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं। बट नॉट ए होवरिंग हेलीकॉप्टर पेरेंट, लेकिन आप होवरिंग हेलीकॉप्टर पेरेंट नहीं बनना चाहते हैं। होवरिंग का मतलब होता है मंडराना, यानी कि जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर ऊपर हवा में मंडराता रहता है उस प्रकार का आप पेरेंट नहीं बनना चाहते हैं जो कि अपने बच्चे के सिर पर हमेशा मंडराते रहें, यानी उस पर हमेशा नजर रखें, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। आगे देखिए। ऑल ऑफ दीज थिंग आर इजी टू सेट अ एज गोल बट हार्ड टू अचीव, यानी कि ये सभी चीज़ें गोल के रूप में सेट करना तो आसान है लेकिन उसे अचीव करना या उसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। हाउ डू यू फाइंड द राइट बैलेंस, यानी कि आप किस प्रकार से सही संतुलन खोज पाएंगे। ये एज योर चाइल्ड डेवलप्स, मतलब जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं द चैलेंजेस विल चेंज, मतलब कि जो परिस्थितियां हैं जो चैलेंजेस हैं वो बदल जाएंगी। एंड योर थिंकिंग में इवॉल्व, और आपकी सोच विकसित हो सकती है। बट योर अप्रोच शुड बी कंसिस्टेंट, लेकिन आपका दृष्टिकोण सुसंगत होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। आगे देखिए। बट योर यहाँ तक हो गया था फर्म एंड लविंग, यानी कि आपका जो दृष्टिकोण है वो सुसंगत होना चाहिए और प्यार से आपने बच्चे को अनुभव के माध्यम से सीखने में मदद मिलती है। आगे देखिए। हेल्प योर चाइल्ड लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, मेकिंग एन एफर्ट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड हेल्प्स योर टैकल चैलेंजेस, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपके बच्चे को अनुभव के माध्यम से सीखने में मदद मिलती है और प्रयास से आत्मविश्वास पैदा होता है। आगे देखिए। कैलिब्रेट योर एक्सपेक्टेशन अबाउट व्हाट योर चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ डूइंग इंडिपेंडेंटली, यानी कि स्वतंत्र रूप से वह क्या करने में सक्षम है, आप इसका आकलन करिए। वेदर यू हैव एन इन्फेंट लर्निंग टू स्लीप थ्रू द नाइट, ए टोडलर हेल्पिंग टू पुट टॉयज अवे
और एन अदर चाइल्ड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। आगे पढ़िए, अगला लास्ट पैराग्राफ दिया गया, रिमेंबर मतलब याद रखिए, देयर इज नो वन नाइट वे टू रेज चाइल्ड, डू योर बेस्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड एंजॉय द कंपनी ऑफ स्मॉल पर्सन इन योर लाइफ। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया। अब चलिए प्रश्नों को देखते हैं। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द ऑथर पेरेंटिंग इज चैलेंजिंग बिकॉज, यानी कि माता पिता होना क्यों चैलेंजिंग है। तो पैराग्राफ में ये बातें कही गई थी कि व्यक्ति कंफ्यूज रहता है कि वह अपनी इच्छा पूरी करे अपने बच्चे की करे या फिर परिवार के अन्य सदस्यों की। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3, पेरेंट्स हैव टू फुलफिल द डाइवर्स नीड्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन रेजिंग एन इंडिपेंडेंट सेल्फ रिस्पेक्टिंग चाइल्ड। तो पैराग्राफ के अनुसार ऑथोरिटेटिव अप्रोच इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द टर्म अ हेलीकॉप्टर पेरेंट रेफर्स टू अ पेरेंट हु, यानी कि हेलीकॉप्टर जिस प्रकार से हवा में मंडराते रहते हैं, यानी एक तरह से ऐसे पेरेंट की बात की जा रही है जो कि अपने बच्चे पर हमेशा नज़र रखते हैं, ठीक है, कि हमारा बच्चा किस प्रकार से है, कैसे ग्रोथ कर रहा है, क्या चीज़ कर रहा है। तो इस हिसाब से देखिए ऑप्शन नंबर 2, पेज एक्सट्रीमली क्लोज अटेंशन टू देयर चाइल्ड्स एजुकेशन प्रॉब्लम इटीसी। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स पेरेंट्स बेस्ट इन ब्रिंकिंग अप अ रियली गुड चाइल्ड। तो पैराग्राफ के अनुसार द इंटरनेट का चर्चा किया गया था, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन पैसेज ऑफ द वर्ड प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज मतलब कि प्राथमिकता की बात की गई है, तो यहाँ पर इसका सिमिलर हो जाएगा प्रेफरेंसेज। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड फर्म एज यूज्ड इन द पैसेज 4, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्म है इसका मतलब होता है दृढ़, और यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है फीबल, इसका मतलब होता है कमजोर। तो ऑप्शन 2 चूंकि अपोजिट आपसे पूछा गया था तो दृढ़ का अपोजिट कमजोर हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ टीचर टोल्ड अ स्टोरी टू क्लास 3rd स्टूडेंट्स इन इंग्लिश, देन आस्क्ड स्टूडेंट्स टू रिटेल द स्टोरी इन देयर मदर टंग इन ग्रुप्स, सी इज प्रमोटिंग, यानी कि एक कक्षा 3 की शिक्षिका है जो कि अंग्रेजी में एक कहानी को सुनाती है, फिर बच्चों से कहती है कि आप अपने मदर टंग, अपने मातृभाषा में इस कहानी को सुनाइए, तो वो क्या प्रमोट कर रही है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला दिया गया है थिंकिंग स्किल। थिंकिंग स्किल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दोबारा जब वो कहानी अपनी मातृभाषा में कह रहा होगा तो कोई भी नया विचार उसके मन में नहीं आया होगा, बल्कि जो अंग्रेजी में कहानी उसने सुना है उसी को केवल मातृभाषा में उसको सुनाना है, तो कोई भी थिंकिंग नहीं होगा, पहला गलत हो गया। चौथा देखिए, स्टोरी रीडिंग भी नहीं होगा क्योंकि जो चीज़ें उसने सुना है, जो चीज़ें सुना है उसको ही मदर टंग में बोलना है, तो ये रीडिंग नहीं है। सुनी हुई बातों को फिर से फिर से बोलने की बात की जा रही है, और रीडिंग का मतलब कि बुक से पढ़ना, ठीक है, ये गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। बाईलिंगुअलिज्म मतलब कि दो भाषिकता, द्विभाषिकता की बात की जा रही है, और मल्टीलिंगुअलिज्म मीन्स बहुभाषिकता की बात की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए एक लैंग्वेज तो अंग्रेजी हो गया और दूसरी लैंग्वेज मदर टंग हो गया, यानी मातृभाषा हो गया, तो आपको लगेगा कि ये बाईलिंगुअलिज्म है कि 2 लैंग्वेज की बात की जा रही है। लेकिन आपको विशेष तौर पर यह ध्यान देना है कि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें हिंदी ही आपका एकमात्र मातृभाषा नहीं है। हो सकता है कि ऐसा बच्चा जो कि हिंदी राज्य से संबंधित हो तो उसके लिए मातृभाषा हिंदी हो गया, लेकिन मान लिए किसी दूसरे राज्य का बच्चा, जैसे साउथ इंडियन कोई बच्चा है और यूपी में आ गया पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में, तो उसके लिए मदर टंग हिंदी नहीं है, बल्कि उसका जो वहाँ की लैंग्वेज होगी, मलयालम हो गया या फिर तमिल हो गया, इस प्रकार का कोई भी लैंग्वेज वो बोलता होगा, तो उसके लिए मदर टंग क्या हो गया, वो मलयालम या फिर तमिल हो गया। और एक हिंदी तो है ही क्योंकि यूपी के बच्चे हैं, तो और इंग्लिश में ये हो गया, तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म है। हो सकता है उड़ीसा का एक बच्चा हो यूपी के स्कूल में, तो वो उड़िया उसका मदर टंग होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाईलिंगुअलिज्म नहीं है, आपको मदर टंग देख करके ये लग रहा होगा कि एक हिंदी हो गया एक इंग्लिश हो गया, इस वजह से हिंदी इंग्लिश 2 हो गया लैंग्वेज, लेकिन ये बाईलिंगुअलिज्म नहीं है। हो सकता है दूसरे राज्य के भी बच्चे हों, इस वजह से ये मल्टीलिंगुअलिज्म है, यानी कि बहुभाषिकता को प्रमोट कर रही है। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है प्रवीण होना या फिर कुशलता, ठीक है, यानी कि भाषा की कुशलता ऑफ अ चाइल्ड कैन बी डेवलप्ड, यानी कि बच्चे में भाषा की कुशलता को कैसे विकसित किया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए, कंप्लीटिंग द टारगेट ऑफ लर्निंग 10 न्यू वर्ड्स डेली, यानी कि 10 नए शब्द आप डेली बच्चे को सिखाइए, इससे बच्चे में लैंग्वेज में कुशलता आ जाएगी। तो ये उसका माइंड सिर्फ भर रहा होगा, आप उसको मौका नहीं दे रहे हैं अपने विचारों को व्यक्त करने का, तो ये कहीं ना कहीं संकुचित था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, रेसिटिंग द पोएम इन कोरस, यानी कि
कोरस मतलब कि एक तरीके से गाने वाले लय में कह लीजिए, तो यानी कि पोयम सुनाने की बात की जा रही है लय में, तो इससे भी उसमें भाषा की प्रवणता नहीं आएगी, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। चौथा देखिए, रीडिंग द टेक्स्ट इंडिविजुअली एंड इन कोरस आफ्टर द टीचर, यानी कि इंडिविजुअली यानी प्रत्येक बच्चा टीचर के बाद से, देखिए यहाँ पर लिखा गया आफ्टर द टीचर के बाद से लय में जो टेक्स्ट लिखा है उसको पढ़ेगा, तो ये भी इससे नहीं आएगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2, देखिए पार्टिसिपेटिंग इन रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड लैंग्वेज टास्क, यानी कि बच्चे को आप जितना मौका देंगे बोलने के लिए रियल लाइफ से जोड़ करके, जैसे कि बच्चे को आप ये कह सकते हैं कि कल आपने दिन भर क्या गतिविधि की अपने भाषा में समझाइए, तो इंग्लिश में जब वो उसे बोल रहा होगा तो कहीं ना कहीं अपने विचारों को एक्सप्रेस करेगा, इससे उसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आएगी और सबसे ज़्यादा इसी से डेवलप होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कभी भी सीटेट के पेडागोजी को आप सॉल्व करें तो जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उसके सही होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द टर्म BICS एंड CALP वर इंट्रोड्यूस्ड बाई, यानी कि ये दोनों टर्म किनके द्वारा दिया गया था, तो सबसे पहले इनका फुल फॉर्म जान लीजिए। BICS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, और अगर बात करें CALP की तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो ये दोनों टर्म जो थे वो जिम क्यूनिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला दिया गया एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ग्रामर, ये बिल्कुल सही है क्योंकि प्रत्येक भाषा की एक ग्रामर होती है जिसके नियमों के अंतर्गत ही आप उस भाषा को बोलते हैं या फिर लिखते हैं, ठीक है। दूसरा दिया गया है एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब कि लिपि होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी भाषा की लिपि हो, तो ये निगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। पहला पॉजिटिव था। देखिए कई ऐसे भाषाएं होती हैं जिनका खुद का स्क्रिप्ट नहीं है, तो ये दूसरा गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, A इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लैंग्वेज इज रिलेटेड टू, तो ये समाज की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 कल्चर ऑफ सोसाइटी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लर्निंग टू स्पीक इन सेकेंड लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व, यानी कि जो सेकेंड लैंग्वेज है उसमें बोलना सीखने के लिए इनमें से क्या शामिल नहीं है। अब पहला देखिए इट्स प्रोनाउंसिएशन, अब जब आपको बोलना है तो जाहिर सी बात है आपको प्रोनाउंसिएट करना ही होगा, यानी पहला तो शामिल होगा, इस वजह से उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया, ठीक है। चौथा विकल्प देखिए कल्चरली बाउंड स्पीकिंग इवेंट, ये भी बिल्कुल होगा क्योंकि यहाँ पर भी बोलने की बात की जा रही है और जो संस्कृति है उससे बंधा हुआ है, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए सेकेंड लैंग्वेज ग्रामेटिकल लैंग्वेज, तो ये भी आपका बिल्कुल होगा क्योंकि जब आप दूसरे भाषा के ग्रामर को समझेंगे तभी तो उसके कि जैसे कर्ता के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद से वर्ब आएगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये सभी ग्रामेटिकल उसका एस्पेक्ट है, तो ये जानेंगे तभी तो आप बोल पाएंगे, तो ये भी पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये क्या कहा जा रहा है, ये कह रहा है फर्म बेस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि फर्म का मतलब होता है दृढ़ और बेस मतलब आधारित, यानी फर्स्ट लैंग्वेज पर ये पूरी तरीके से आधारित बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर आप दूसरा कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको बोलने के लिए आपको फर्स्ट लैंग्वेज पर आधारित होना पड़ेगा, तो दूसरा विकल्प गलत था। चूंकि आपसे डज नॉट पूछा गया था इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा क्योंकि यही एकमात्र नेगेटिव है। अगला प्रश्न पूछा गया था डिस्प्रेक्सिया रिलेटेड विथ, तो जो डिस्प्रेक्सिया होता है ये पुअर मोटर स्किल और प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अ टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब एक लिखित लेख है जो कि 2 भागों में बटा हुआ है। 1 लर्नर रीड द हाफ, यानी कि एक शिक्षार्थी उसका आधा पढ़ता है, एंड हर पार्टनर टेक्स डिक्टेशन, यानी कि जो उसका पार्टनर है वो डिक्टेट करता है। देन द प्रोसेस इज रिवर्स्ड, दिस इज कॉल्ड, तो ये पार्शियल डिक्टेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम डिमांड्स दैट, मल्टीलिंगुअल कहने का मतलब कि बहुभाषी कक्षा की बात की जा रही है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है ये पूछा जा रहा है। चौथा विकल्प देखिए एवरी लर्नर शुड लर्न इन इंग्लिश मीडियम ओनली, ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक शिक्षार्थी केवल इंग्लिश मीडियम में सीखेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसका पूरी तरीके से विरोध करती है, खंडन करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये केवल अंग्रेजी को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। केवल शब्द वैसे भी जहां पर आ जाएगा वो निगेटिव कर देता है ऑप्शन को,
तीसरा देखिए, एज मेनी लैंग्वेज एज पॉसिबल शुड बी टॉट टू देम। अब मान लीजिए यूपी में कोई सरकारी स्कूल है जिसमें साउथ के भी बच्चे आ गए हैं, मलयालम भाषा बोलने वाले, उड़ीसा के उड़िया भाषा बोलने वाले, पंजाब के पंजाबी भाषा बोलने वाले, इसके अलावा तमिल बोलने वाले और भी कई सारे भाषाओं के बोलने वाले बच्चे अगर सरकारी स्कूल में हैं, तो क्या ये संभव है कि सभी भाषाओं को सपोर्ट किया जाए स्कूल में? सभी भाषाओं को पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि अब मान लीजिए कि पूरे बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, मतलब कि हिंदी भाषी बोलने वाले राज्य से हैं, हिंदी भाषा जानने वाले हैं, और एक बच्चा अगर उड़िया भाषा बोलने वाला है, तो क्या ये संभव है कि एक बच्चे के लिए अलग से बिल्कुल क्लास बनाई जाए और बाकी सब बच्चों को हिंदी में बनाया जाए? ये संभव ही नहीं है। तो ये तीसरा विकल्प गलत हो गया। और इसी से रिलेटेड पहला विकल्प दिया गया, देखिए, स्टूडेंट्स शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग ओनली। यहाँ पर यह दिया गया है कि केवल मदर टंग में पढ़ाया जाना चाहिए। बात हो रही है प्राथमिक स्तर के बच्चों की। तो अगर कक्षा में मलयालम, उड़िया, तमिल, पंजाबी बोलने वाले बच्चे हैं, तो ये बोला जा रहा है कि केवल उनके मदर टंग में अगर पढ़ाया जाता तो सबके लिए मदर टंग अलग अलग हो गया। तो ये संभव ही नहीं है कि केवल उनके मदर टंग के लिए पढ़ाया जाए। ये संभव जरूर है कि सभी बच्चों के जो मदर टंग है उनको क्लासरूम में जगह दी जा सकती है। तो इसी को सपोर्ट करता है ऑप्शन नंबर 2, जो कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। क्योंकि देखिए, मदर टंग में पढ़ाए जाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जरूर कह रही है, लेकिन अगर मल्टीलिंगुअल क्लास है, बहुत ज़्यादा अलग अलग भाषा बोलने वाले, क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो उनके भाषा को क्लास में सम्मिलित तो किया जा सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है कि प्रत्येक बच्चे को अलग अलग उनके मदर टंग में पढ़ाया जाए। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हेन चिल्ड्रन कम टू स्कूल दे ऑफन एंड स्पीक 2 और 3 लैंग्वेजेज। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के संदर्भ में जब बच्चे स्कूल आते हैं तो वे प्रायः, यहाँ पर अंडरस्टैंड फील होगा, अंडरस्टैंड मतलब कि वह प्रायः 2 या 2 से अधिक भाषाओं को समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, फ्रॉम लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब बोली होता है, आर। तो ये लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव से लैंग्वेज और डायलेक्ट दोनों एक ही चीज़ है। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मल्टीलिंगुअलिज्म कॉग्निटिव ग्रोथ एंड एजुकेशनल अचीवमेंट हैव। यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिकता, कॉग्निटिव ग्रोथ यानी कि संज्ञानात्मक विकास, और एजुकेशनल अचीवमेंट यानी कि शैक्षिक उपलब्धि, ये सभी पॉजिटिव रिलेशनशिप रखते हैं एक दूसरे के बीच में। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट डू चिल्ड्रन कंप्रीहेंड बाय रेगुलरली लिसनिंग टू पोएम एंड राइम्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। दोस्तों, हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगला प्रश्न पूछा गया था, एज पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला द फर्स्ट लैंग्वेज टॉट एट स्कूल शुड बी द। तो जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो उसकी मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज और होम लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यही कह रहा है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में सिखाना है। यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज की बात की जा रही है। फर्स्ट लैंग्वेज उसकी मातृभाषा ही होगी, उसका मदर टंग रीजनल लैंग्वेज ही होगा। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आस्क्ड ईच स्टेट टू लीगली अडॉप्ट 1 और मोर लैंग्वेजेज स्पोकन इन देयर स्टेट अलॉन्ग विथ हिंदी एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी स्टेट को सभी स्टेट से ये कहता है कि मोर लैंग्वेजेज, 1 और मोर लैंग्वेजेज, यानी कि एक या फिर एक से ज़्यादा भाषा हिंदी के अलावा अलॉन्ग विथ हिंदी, यानी हिंदी और उसके अलावा एक या फिर एक से ज़्यादा भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करने के लिए कहता है। तो ये आर्टिकल 345 कहता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।